कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां हर चीज छीन ली गई है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपके कपड़े, आपके अपने परिवार, यहाँ तक कि आपकी जीने की उम्मीद भी। आपके पास सिर्फ एक चीज बची है, आपका अर्थ, यानी जीवन का मकसद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की ओर ले जाने वाला हूँ जिसे पढ़कर आप न सिर्फ जीवन को एक नए नजरिए से देखेंगे, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीने की ताकत पाएंगे। यह किताब है मेंस सर्च फॉर मीनिंग, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित, जो न सिर्फ एक महान मनोचिकित्सक थे बल्कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर भी थे। इस किताब में फ्रैंकल में बताते हैं कि कैसे इंसान सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी अगर अपने जीवन का कोई गहरा अर्थ पाले तो वह हर दर्द, हर कष्ट को सह सकता है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर आपके पास जीने का कारण है तो आप अकल्पनीय यातनाओं के बीच भी आशा से भरे रह सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक सर्वाइवर की कहानी नहीं है, यह इंसान की आंतरिक शक्ति, संघर्ष की पराकाष्ठा और अर्थ की तलाश की गहराई में उतरने वाली एक यात्रा है। तो आइए हम भी इस यात्रा पर चलें, जाने की कैसे दर्द, पीड़ा और निराशा के बीच भी इंसान उम्मीद की लौ जलाए रख सकता है। शायद इस कहानी में आपको भी आपके जीवन का कोई नया अर्थ मिल जाए। वर्ष था 1942। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और उस आग का सबसे भयानक चेहरा था नाजी कंसंट्रेशन कैंप। लाखों यहूदियों को बिना किसी अपराध के केवल उनकी पहचान के कारण यातना शिविरों में भेजा जा रहा था। उसी समय एक युवक, विक्टर फ्रैंकल, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, अपनी पत्नी, माता पिता और भाई के साथ वियना में रह रहे थे। फ्रैंकल को जबरन उनके परिवार से अलग कर दिया गया और उन्हें एक ट्रेन में भरकर ऑस्विट्ज नामक भयानक कैंप की ओर भेजा गया। जैसे ही वह ट्रेन रुकी, लोहे के भारी फाटक खुले। उनके स्वागत में कोई नहीं था, सिर्फ मशीन गनों से लैस नाजी गार्ड थे। ट्रेन से उतरते ही लोगों को दो पंक्तियों में बांट दिया गया। एक तरफ वे लोग जिन्हें सीधे गैस चेंबर में भेजा जाना था और दूसरी ओर वे जिन्हें काम के लिए उपयुक्त समझा गया। विक्टर फ्रैंकल उस दूसरी लाइन में थे, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनकी पत्नी, माँ और पिता किस दिशा में गए। बाद में उन्होंने जाना, वह आखिरी बार था जब उन्होंने अपने परिवार को देखा था। यहाँ से एक ऐसा अनुभव शुरू हुआ जहाँ इंसानियत की हर परत धीरे धीरे छीन ली जाती है। फ्रैंकल बताते हैं कि पहले ही दिन कैदियों से उनका नाम, कपड़े और पहचान छीन ली गई। सबको सिर्फ एक नंबर दे दिया गया। वे इंसान नहीं, अब केवल एक प्रिजनर नंबर थे। उनके बाल काट दिए गए, शरीर पर केवल एक पतली सी जेल ड्रेस दी गई और नंगे पांव बर्फीली जमीन पर चलने को कहा। फ्रैंकल की मनोवैज्ञानिक दृष्टि ने इस अमानवीय परिस्थिति को एक विशेष नजरिए से देखा। उन्होंने पाया कि जो नया कैदी कैंप में आता था वह 3 मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरता था: शोक, भावनात्मक शून्यता और अंत में पुनर्मुक्ति के बाद का भ्रम। पहले चरण में मन अविश्वास में डूबा रहता है, यह मेरे साथ नहीं हो सकता, यह सिर्फ सपना है, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे यातनाएं शुरू होती हैं वह स्तब्ध हो जाता है। दूसरे चरण में इंसान पूरी तरह सुन्न हो जाता है। अब कोई मर जाए, कोई पिटे, किसी का खाना छिन जाए, कैदी सिर्फ देखता है
लेकिन अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। भावना की जगह सिर्फ जिजीविसा बचती है। किसी भी तरह आज का दिन निकलना है। फ्रैंकल बताते हैं कि भूख, बीमारी और हिंसा के बावजूद कई लोग जीवित रहते थे, केवल एक विचार के कारण, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे किसी से मिलना है, कुछ करना है। कई बार वह खुद अपनी पत्नी की मुस्कान की कल्पना करते और सोचते, क्या वह जिंदा होगी, क्या मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा। और यही कल्पना उन्हें जीने की ताकत देती थी। ऑशविट्ज़ में बिताया गया हर एक दिन विक्टर फ्रैंकल के लिए एक मनोविज्ञान प्रयोग बन चुका था। एक ऐसा प्रयोग जिसमें इंसान के मन, आत्मा और अस्तित्व की सीमा परखी जा रही थी। वहां पर हर सुबह कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता था, सिर गिने जाते थे और अगर कोई नहीं उठता तो उसे खींचकर बाहर लाया जाता, कभी कभी मृत, कभी अधमरा। ठंड इतनी तीव्र होती कि नंगे पाँव में खून जम जाते थे, लेकिन भोजन दिन में एक बार, पानी जैसी पतली सूप और एक छोटा टुकड़ा ब्रेड, बस। उस पर भी अगर किसी दिन सूप में एक आलू का टुकड़ा आ जाए तो कैदी खुद को भाग्यशाली समझते थे। फ्रैंकल बताते हैं कि इस तरह के जीवन में जब इंसान का हर बाहरी सहारा छिन जाता है, कपड़े, सम्मान, परिवार, भविष्य की उम्मीद, तब केवल अंदर का जीवन ही बचता है और यहीं से वह एक महान सत्य की खोज करता है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में जीने के लिए केवल रोटी नहीं, बल्कि अर्थ की भी आवश्यकता होती है। कैंप में कुछ कैदी ऐसे भी थे जो दूसरों से अधिक पीड़ा सहते हुए भी दूसरों को हिम्मत देते थे। वे अपनी हिस्से की रोटी बांटते थे, ठंडी रातों में दूसरों को ढांकते थे और अपने भीतर आशा की एक लौ जलाए रखते थे। फ्रैंकल उन्हें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध लोग कहते हैं। वह कहते हैं कि लोग यह सिद्ध करते हैं कि मानवता को उसके परिवेश से भी ऊपर देखा जाना चाहिए। कैंप की सबसे कठोर यातनाओं में से एक थी अनिश्चितता। कैदी नहीं जानते थे कि वे कितने दिन के लिए जिंदा हैं, कब किसी को मरने के लिए चुन लिया जाएगा, कब उन्हें एक और कैंप में भेजा जाएगा। यह मानसिक दबाव शारीरिक भ्रम से भी अधिक घातक था। किसी दिन पूरा बेघर ट्रांसफर कर लिया जाता था और गार्ड्स केवल 10 लोगों को अलग कर देते थे, बाकी को वहीं छोड़ देते। जिनका चुनाव होता उन्हें तुरंत गैस चेंबर में मरने के लिए भेज दिया जाता था। विक्टर फ्रैंकल ने पाया कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कोई व्यक्तिगत उद्देश्य गढ़ लिया था, वे इस भयावहता में भी अपेक्षाकृत शांत और जीवित रहते थे। किसी को अपने बच्चे से मिलना था, किसी की अधूरी किताब बची थी, कोई अपने देश में वापस जाकर समाज सेवा करना चाहता था। मतलब यह जीने का कारण ही उनकी ऊर्जा बन चुका था। एक विशेष क्षण का वर्णन करते हुए फ्रैंकल बताते हैं, एक सुबह जब वह बर्फ पर नंगे पैर, भूख और कमजोरी से कांपते हुए काम पर जा रहे थे, तभी उन्होंने आसमान में उगते हुए सूरज की एक किरण देखी। एक क्षण के लिए उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनकी मृत पत्नी उनसे बातें कर रही हो। उस क्षण उन्होंने पाया, प्यार ही अंतिम और सबसे महान मानविकता है, जिसे कोई शिविर, कोई कैद और कोई हिंसा छीन नहीं सकती। वे लिखते हैं कि हर क्षण कोई कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति थी, जैसे उन्होंने जीवन के बहुत गहरे सत्य को छू लिया हो कि एक इंसान का अनुभव, उसकी आंतरिक स्वतंत्रता और उसका दृष्टिकोण परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है।
फ्रैंकल ने पाया कि मनुष्य को जीवित रखने वाला मुख्य ईंधन उसका जीने का उद्देश्य होता है। जिनके पास कोई आशा, प्रेम या सपना था, वे अधिक समय तक जीवित रहे। पीड़ा के बीच भी अर्थ को खोजना ही आत्मा की सबसे बड़ी क्षमता है। कैंप की असीम पीड़ा, भावनात्मक जड़ता और हर दिन मृत्यु की आशंका के बीच विक्टर फ्रैंकल ने यह महसूस किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है अपने दृष्टिकोण को चुनना। हर यातना, हर अपमान, हर भूख की मार के बावजूद एक व्यक्ति अपनी आत्मिक आजादी बनाए रख सकता है। वह तय कर सकता है कि वह इस पीड़ा को कैसे देखेगा, एक बोझ की तरह या एक उद्देश्य की तरह। यहीं से विक्टर फ्रैंकल के जीवन दर्शन का निर्माण होता है। लोगोथेरेपी, लोगो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मीनिंग और थेरेपी यानी उपचार। लोगोथेरेपी का मूल सिद्धांत यह है, मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य सुख या सत्ता नहीं बल्कि अर्थ की खोज है। जहां सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि इंसान का व्यवहार उसकी अवचेतन इच्छाओं से संचालित होता है, वहीं फ्रैंकल कहते हैं मनुष्य का व्यवहार उसकी अर्थ की चाह से संचालित होता है। यह अर्थ किसी भी रूप में हो सकता है, प्यार, काम, उद्देश्य, कर्तव्य या यहाँ तक कि पीड़ा को गरिमा के साथ सहना। फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी को 3 प्रमुख रास्तों में बांटा। पहला, काम के माध्यम से अर्थ, मीनिंग थ्रू वर्क। जब कोई इंसान किसी सार्थक कार्य में लगा होता है तो वह अपने अस्तित्व को दिशा देता है, चाहे वह एक किसान हो, लेखक हो, शिक्षक हो या कोई कलाकार। जब वह कुछ उत्पन्न कर रहा होता है तब वह अपने जीवन को अर्थ दे रहा होता है। कैंप में भी फ्रैंकल बार बार अपनी अधूरी किताब को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें जिंदा रहना है ताकि वह किताब पूरी कर सके। वो सोचते हैं, अगर मैं मर गया तो वह ज्ञान कभी दुनिया को नहीं मिलेगा। यह विचार उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। दूसरा, अनुभवों के माध्यम से अर्थ, मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिन भावनाओं को अनुभव करते हैं, वह भी हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। फ्रैंकल ने अपनी पत्नी की यादों के माध्यम से यह महसूस किया कि उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि वह जीवित है या नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनकी कल्पना, उनका अस्तित्व उनके लिए एक अर्थ बन चुका था। प्रेम ही अंतिम और सबसे महान लक्ष्य है जिसे इंसान खोज सकता है। तीसरा, दुख सहने के तरीके से अर्थ, मीनिंग थ्रू सफरिंग। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे गहरा रास्ता है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, ना काम, ना प्रेम, ना स्वतंत्रता, तब भी दुख को गरिमा के साथ सहने का विकल्प बचता है। फ्रैंकल कहते हैं, यदि पीड़ा को टाला नहीं जा सकता तो हमें उसे एक उद्देश्य में बदल देना चाहिए। इस विचार ने लाखों लोगों की आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि दुख का सामना करना भी एक उपलब्धि हो सकती है। कई बार फ्रैंकल से उनके रोगी पूछते थे, मुझे जीने का कोई कारण समझ नहीं आता, मुझे क्यों जीना चाहिए। फ्रैंकल उन्हें यही कहते थे, मत पूछो कि जीवन से तुम क्या चाहते हो, जीवन मुझ तुमसे पूछ रहा है कि तुम उसके लिए क्या उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हो। यह विचार हमारी आधुनिक सोच से बिल्कुल अलग है। आज हम जीवन से उम्मीद लगाते हैं, सुख, सफलता, पैसा, प्रेम, लेकिन फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि हमें खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां हम जीवन के प्रति जवाबदेह हो सकें।
आधुनिक युग की बीमारी है। फ्रैंकल कहते हैं कि आज का इंसान भले ही सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन उसके भीतर का एक अस्तित्व का खालीपन है। इंसान कहता है, अब क्या करूं, क्यों जीऊं, इस सब का अर्थ क्या है। इस खालीपन के कारण आज लोग डिप्रेशन, नशा, आत्महत्या, अपराध और बोरियत की ओर भागते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। लोग अपना जीवन मनोरंजन से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन अर्थ से खाली होता है। लोगोथेरेपी यही सिखाती है कि आप अपने जीवन का अर्थ खुद खोजें, और वह आपकी सबसे बड़ी चिकित्सा है। फ्रैंकल का दर्शन यह है कि अर्थ ही इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। काम, प्रेम और पीड़ा, ये तीनों रास्ते हमें अर्थ दे सकते हैं। जब हम जीवन को अर्थ देते हैं, तब जीवन हमें वापस ऊर्जा देता है। आधुनिक समस्याओं का हल केवल बाहर नहीं, बल्कि अर्थ की खोज के भीतर है। जब विक्टर फ्रैंकल और अन्य बंदियों को मुक्ति मिली, वह क्षण जितना खुशी का था, उतना ही अजीब और भावनात्मक रूप से जटिल भी था। एक पल में वह दुनिया जिसे वे बरसों से देख रहे थे, पीड़ा, डर, जेल की दीवारें, गैस चेंबर, अचानक खत्म हो गई। अब वे बाहर थे, खुला आसमान, पेड़, पक्षियों की आवाज, कोई पहरेदार नहीं, कोई संख्या नहीं, लेकिन वे आजाद होकर भी भीतर से जकड़े हुए थे। फ्रैंकल लिखते हैं, मुक्ति के बाद पहला भाव यह नहीं था कि हम खुश हो जाएं, बल्कि एक अंदर से शून्यता थी। हम हंसना भूल चुके थे, रोना नहीं आता था, भावनाएं मर चुकी थी। आजादी का पहला अनुभव, जड़ता और अविश्वास। जब एक सैनिक ने कहा, तुम अब आजाद हो, तो कुछ कैदी उसे अविश्वास की निगाहों से देख रहे थे। कई दिन तक वे कैंप के बाहर खुले मैदान में ही सोते रहे, क्योंकि उन्हें अब भी डर था कि यह कोई धोखा है। कुछ लोग को अपनी भावनाएं फिर से पनपने में महीने लग गए। एक व्यक्ति जो पहले बेहद दयालु था, अचानक लोगों से कटु व्यवहार करने लगा। फ्रैंकल बताते हैं कि यह सब मनोवैज्ञानिक क्षतियां थीं। मुक्ति के बाद की मानसिक स्थिति, यह एक खास मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो युद्धबंदियों में देखी जाती है। इसके मुख्य लक्षण थे भावनात्मक शून्यता, मतलब कुछ भी महसूस नहीं होना, क्रोध और कटुता, लोगों से कटु व्यवहार करना, अपराध बोध, जो बच गए उन्हें यह अपराध सताता है कि मैं क्यों बचा और मेरे परिवार वाले नहीं। जीवन के उद्देश्य की पुनः खोज, अब क्या करें, कैसे जिएं। फ्रैंकल खुद इस दौर से गुजरे जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी, माँ और भाई तीनों मर चुके हैं, तो उनके अंदर फिर से एक गहरी पीड़ा ने जन्म लिया। लेकिन उन्होंने खुद को फिर से अर्थ की ओर मोड़ने का संकल्प लिया। मुक्ति के बाद फ्रैंकल ने खुद को फिर से एक चिकित्सक और लेखक के रूप में स्थापित किया। उनकी पहली प्राथमिकता थी लोगोथेरेपी का प्रचार और उस ज्ञान को साझा करना जो उन्होंने सीखा था। उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग शुरू में केवल एक छोटा सा रिपोर्ट दस्तावेज थी, लेकिन फिर वह दुनिया की सबसे प्रेरणादायक पुस्तकों में से एक बन गई। लोगोथेरेपी की आधुनिक भूमिका, फ्रैंकल ने यह कहा कि आज का इंसान, चाहे वह किसी भी देश, धर्म, संस्कृति का हो, वह एक गहरे अर्थहीन संकट से जूझ रहा है। चाहे वह एक अमीर व्यक्ति हो जो जीवन में से ऊब चुका हो, या कोई जवान हो जो आत्महत्या की सोच में है। उनके अनुसार उन्हें सलाह देने या दवाई देने से पहले हमें उनसे यह सवाल पूछना चाहिए, तुम अपने जीवन का
अर्थ किसमें देखते हो? लोगोथेरेपी का चिकित्सक कोई समाधान नहीं देता, वह केवल व्यक्ति को उसके अंदर छिपे उत्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। कुछ महत्वपूर्ण लोगोथेरेपी अवधारणाएं। नोजेनिक न्यूरोसिस। फ्रैंकल ने यह शब्द गढ़ा। इसका अर्थ है कि मानसिक बीमारियां जो अर्थ की कमी से उत्पन्न होती हैं, न कि मनोवैज्ञानिक विकृति से। एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन। जब व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि उसे अपने जीवन में क्या चाहिए या जीवन उससे क्या चाहता है, तो वह निराश हो जाता है। यही निराशा उसे अवसाद, नशा या आत्महत्या की ओर ले जाती है। अंत में विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमसे हमारा सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं, अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता। इस एक पंक्ति में उन्होंने पूरे मनुष्य तत्व का सार रख दिया। हमारे जीवन में दुख होंगे, असफलताएं होंगी, बिछड़ने की पीड़ा होगी, लेकिन इन सब के बावजूद हम चुन सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। अगर विक्टर फ्रैंकल जैसे व्यक्ति जो भयंकर यातनाओं के बीच भी जीवन का अर्थ खोज सकते हैं, तो हम भी अपनी छोटी बड़ी कठिनाइयों में अर्थ खोज सकते हैं। जीवन हमसे यह नहीं पूछता कि वह हमें क्या देगा, बल्कि वह हमसे पूछता है कि हम किस हिम्मत से उसका सामना करेंगे।